हम्म। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे इसके फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में। तो फ्यूजन का मतलब सुने थे लोग कि टूटना होता है, और फ्यूजन एक होता है उसका मतलब होता है जोड़ना। दो चीज़ हम लोग देखे थे। तो अभी हम लोग फ्यूजन पढ़ रहे हैं, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने का बात हो रहा है। और बॉन्ड कितना कितना प्रकार का होता है और कितना कितना उन लोग का कैसे कैसे टूटता है, इसी को हम लोग को इस 12.7.1 टॉपिक में पढ़ना है। फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड को तोड़ेंगे लोग? कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड दो प्रकार का होता है, एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो हम लोग का यहाँ पे काम है कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ना, यानी कि जो शेयरिंग करके बना होता है उसको। जैसे कि NaCl होता है, तो NaCl में कौन सा बॉन्ड होता है बताओ लोग? आयनिक बॉन्ड होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि क्रिस्टल बनाता है और Na रहता है और Cl माइनस रहता है। तो ये पूरा पूरा जो सोडियम है अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया होता है, इसलिए ये माइनस के फॉर्म में रहता है, जबकि सोडियम इलेक्ट्रॉन दे दिया रहता है तो ये प्लस के फॉर्म में रहता है। जिसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड होना। आयन्स बन गए हैं, पॉजिटिव आयन यानी कि केटायन और निगेटिव आयन यानी कि ऋण आयन, एनायन। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे इस तरह के बॉन्ड को तोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही अपना अलग अलग है। हम लोग का यहाँ पे मेन बात है तोड़ना है किसको? कोवैलेंट बॉन्ड को। अब कोवैलेंट बॉन्ड को हम बता रहे थे, कल ही डिटेल कर रहे थे कि कोवैलेंट बॉन्ड दो प्रकार का हो सकता है। एक बॉन्ड जो होता है ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड होगा जो कि नॉन पोलर होगा। क्या होगा? नॉन पोलर। एक हो सकता है अपने पास नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा? तो वो तब बनेगा जब सेम सेम एटम हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं H2, O2, N2, क्लोरीन गैस। ये सब में सेम सेम एटम है। इसका अगर हम देखें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसका अगर हम देखें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना रहता है। नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बना रहता है। क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड बना रहता है। उसी प्रकार से ब्रोमीन गैस भी देख सकते हैं, आयोडीन गैस भी देख सकते हैं, सब देख सकते हैं लोग हम लोग। इन सारे के केस में क्या है कि सेम सेम एटम है। अब हम ये भी कारण कल बताए थे कि सेम सेम एटम का मेन यहाँ पे काम क्या है? अगर एटम सेम है, एटम सेम है तो क्या सेम होगा बताओ लोग? एटम सेम है तो क्या सेम होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। ये भी हाइड्रोजन है, अगर ए है एटम, इधर के एटम को बी बोल देते हैं, इधर इस साइड वाला एटम को ए बोल देते हैं। तो हर मॉलिक्यूल में जो एटम ए है वही एटम बी है, यानी कि ए और बी दोनों हाइड्रोजन ही है, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं इसके बारे में? इलेक्ट्रॉन पकड़ने का क्षमता। इलेक्ट्रॉन पकड़ने का क्षमता, इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम सेम बॉन्ड है, तीन सबको इलेक्ट्रॉन पकड़ने का क्षमता बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन जितना क्षमता से इधर वाला ऑक्सीजन पकड़ सकता है उतना ही क्षमता से इधर वाला ऑक्सीजन भी पकड़ सकता है। इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा, एकदम बीच में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? एकदम बीच में रहेगा। ये नहीं हो सकता है कि किसी के तरफ चला जाए, किसी पे नहीं जाने वाला है वो। इसकी वजह से क्या होगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, तो इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में है, पाई बॉन्ड का बीच में है, सिग्मा बॉन्ड का बीच में है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं जनरेट होगा। इस पर कोई चार्ज शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन ना दोनों। हाँ, इलेक्ट्रॉन एकदम प्योरली शेयर करेगा, प्योर शेयर इसको बोलेंगे। पूरी तरीके से अच्छा से शेयर किया है लोग, ताकि कोई इस पे चार्ज नहीं जनरेट हुआ है। चार्ज कब जनरेट होता है? जब इलेक्ट्रॉन किसी के तरफ चला जाता है, आदमी अट्रैक्ट होकर एक तरफ से दूसरा तरफ चला जाता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन में एक तरफ से दूसरा तरफ जा सकता था अगर किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि सेम है तो कहीं एक तरफ नहीं जाएगा, किसी एक की तरफ नहीं जाएगा, वो बीच में रहेगा एकदम। समझ में आया? इसको हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर। पोल नहीं बना, पोल बनता तो चार्ज बनता। जैसे कि हम लोग फिजिक्स में भी पोल पढ़े हैं लोग, प्लस क्यू माइनस क्यू होता है। तो यहाँ पे पोल नहीं बना, तो नॉन पोलर का मतलब होता है पोल नहीं बन सकता है, चार्ज 0 0 है दोनों पर। ये बात हुआ यहाँ पे। तो जब भी नॉन पोलर होता है तो उसका होता है होमोलाइटिक फ्यूजन। अब इस चीज को ध्यान देना है। होमो का मतलब ही होता है समान, याद रखना लोग। होमो का मतलब होता है समान, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। दो चीज होता है, होमो मतलब सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट।
तो जब यहाँ पे हम होमो लिखे हैं तो होमो फ्यूजन होगा, कैसे होगा, क्यों इसको हम होमो बोले, अभी और इसका डिटेल देंगे अभी आगे में। अभी याद रखना है कि जब कंपाउंड नॉन पोलर होगा तो उसमें होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, और नॉन पोलर कब होगा, जब सेम सेम एटम रहेगा बॉन्ड के दोनों तरफ, तब जाकर होगा। और चार्ज जीरो होगा। हाँ, चार्ज जीरो होगा, ऑब्वियस बात है। चार्ज जीरो इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीच में है। इलेक्ट्रॉन अगर किसी की तरफ चला जाता है या किसी पर चला जाता है तो उसमें चार्ज आता है। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल दिए थे सोडियम क्लोराइड का, NaCl का, इसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे रहता है तो इसके माइनस दिखाते हैं, और यहाँ पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है सोडियम पे, इसलिए इसमें पॉजिटिव दिखाते हैं। यहाँ पे बॉन्ड ऐसे ही बना रहता है, सोडियम प्लस हो जाता है, क्लोरीन माइनस हो जाता है, पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में पूरा का पूरा ट्रांसफर तो नहीं होगा, थोड़ा सा उसके तरफ गया रहेगा, उसके तरफ चला रहेगा। जैसे रस्सी वाला खेल देखा है लोग ने, रस्सी वाला नहीं देखा है लोग क्या, एक तरफ खींचता है लोग, इधर भी मान लेते हैं कोई है और इधर भी कोई है, और दोनों रस्सी खींचते रहा है लोग, तो रस्सी वाला कभी इधर झुकता है तो कभी इधर झुकता है, ऐसे ऐसे। तो अभी हम क्या बोले, होमोलाइटिक के केस में दोनों एकदम सेम सेम है, ना ई झुक रहा है ना ई झुक रहा है, दोनों एकदम खड़ा खड़ा है लोग, ठीक है, एकदम सीधा सीधी। इसको बोलेंगे होमोलाइटिक बॉन्ड बना हुआ है दोनों के बीच में। हेटेरोलाइटिक में क्या होगा कि एक कमजोर पड़ने लगेगा और एक ज्यादा बलवान पड़ने लगेगा उस पर। अब दिखाते हैं हम हेटेरोलाइटिक का केस। दिस वाज द होमोलाइटिक, और होमोलाइटिक कब होता है, नॉन पोलर में। पूरा कॉन्सेप्ट समझ गया होगा लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत है उसमें? नहीं। अब देखो लो हेटेरोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक का शुरुआत करेंगे हम पोलर मॉलिक्यूल से। हम बोल रहे हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड कब बनेगा या हेटेरोलाइटिक फ्यूजन कब होगा, जब पोलर मॉलिक्यूल बनेगा। पोलर मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब डिफरेंट डिफरेंट एटम कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे H2O, पानी, H2O में वाटर होता है, इसका अगर हम लोग बॉन्ड बनाएंगे तो ऐसा बनता है। तुम लोग जाके पीरियोडिक टेबल में देखेगा तो वहां पे सिंपली तुम लोग को दिख जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन इधर रहता है और पीरियोडिक टेबल में, और ऑक्सीजन इधर रहता है। अपना पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा होता है, ये हम लोग को मालूम है। और हम कल ही बताए थे कि इस डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है और ऊपर जाने पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, दोनों ही केस में। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का हम चिन्ह बना है, ऊपर जाएंगे ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, और बाएं से दाएं जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन चूंकि बाएं मतलब कि दाएं है हाइड्रोजन के कंपेरिजन में, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया कि पोलर मॉलिक्यूल बना। अब बता रहे हैं, चूंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल पोलर बना है तो यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड भी है, लेकिन जो बॉन्ड है कोवेलेंट वो 100% कोवेलेंट अब नहीं रहेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चला जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन का क्षमता इलेक्ट्रॉन रखने का ज्यादा हो गया है, वो ज्यादा बरियार हो गया है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक आदमी बनाते हैं वो ऑक्सीजन है, और यहाँ पे एक आदमी बनाते हैं जो हाइड्रोजन है। तो क्या किया कि ऑक्सीजन वाला बरियार पड़ गया, रस्सी उसके तरफ खींचने लगा, इसको गिरा देगा, ऐसा समझना है। तो ये इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अब यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा है, जैसे कि फिर से एग्जाम्पल बताते हैं, NaCl के केस में क्या था कि Na पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया था, तो इसलिए हम पूरा का पूरा प्लस लिखे। क्लोरीन पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया था, इसलिए हम पूरा का पूरा माइनस लिखे। यहाँ पर क्या होगा कि डेल्टा हम निगेटिव निगेटिव लिखेंगे, और इसको हम डेल्टा पॉजिटिव लिखेंगे, और इसको हम डेल्टा पॉजिटिव लिखेंगे। मतलब कहने का डेल्टा का मतलब क्या होता है, पार्ट। डेल्टा का मतलब होता है पार्ट, मैथ में पढ़ा होगा फ्रैक्शन, जिसे कि 1/3 हिस्सा, कि 4 का 3 हिस्सा ही गया, और 4 का 4 चला जाता तो बोलते कि 1 हो गया, पूरा का पूरा चला गया 100%, लेकिन 4 में 3 हिस्सा ही गया, पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ये NaCl में पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है, कंप्लीट ट्रांसफर, ठीक है, 5 में 5 4 में 4 जो कहना है कह लो। लेकिन ये जो है H2O के केस में डेल्टा बोलेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में वो पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ है, बस क्या हुआ है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा मजबूत है, इसलिए वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा है। इसलिए हम बोल दिए कि ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस माइनस है और इस पे डेल्टा प्लस प्लस है। ओवरऑल कंपाउंड अभी भी न्यूट्रल है, जीरो कुल मिला के। इस पे डेल्टा प्लस है, इस पे भी डेल्टा प्लस है, और इस पे 2 डेल्टा माइनस हो गया है, यानी कि ओवरऑल न्यूट्रल है। जो इधर से थोड़ा सा प्लस खींचा था इस पे माइनस बना, इधर वाला का प्लस का भी इस पर माइनस बना, तो ये थोड़ा सा माइनस हो गया। समझ में आया बात? हाँ। तो अब इसमें जब बॉन्ड टूटेगा तो वो टूटेगा हेटेरोलाइटिक होगा।
ये समझ लो कि जब नॉन पोलर हो गया, नॉन पोलर क्यों बनता है कंपाउंड, तो कंपाउंड नॉन पोलर इसलिए बनता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल एटम रहता है जिसका डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है। तो एटम के डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, एटम के डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन रहता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चला जाता है, जिससे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहता है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिस पे कम रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा था उस पर निगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कोई दिक्कत है? नहीं। देख लो स्टेटमेंट में अगर तुम लोग को दिक्कत लग रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तुम लोग को याद कर लो, उसको याद कर लेना लोग और उसको मिलाते रहना लोग। कुछ कुछ हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे लोग, एक लाइन अगर हम लोग को लिखना होगा यहाँ पे तो लिख सकते हैं लोग, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गेट्स, कौन सा चार्ज पता है, गेट्स कौन सा चार्ज पता है, पॉजिटिव की निगेटिव, हाँ निगेटिव, बोलो लोग निगेटिव चार्ज। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है वो निगेटिव चार्ज पाता है। समझ आया बात? हाँ, और लिखेंगे यहाँ पे लेस ईएन एटम, ईएन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव लिख रहे हैं, लेस ईएन एटम गेट्स पॉजिटिव चार्ज। स्टेटमेंट को ध्यान रखना लोग, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग आगे यहाँ पे आते हैं लोग, तो इसमें क्या होगा इसको हम देख लिए, और एक और स्टेटमेंट यहाँ पे बोल दिया, मतलब कि जहां पे ये क्या हो गया, अब ये नॉन पोलर कंपाउंड है कि पोलर कंपाउंड बन रहा है, यहाँ पे पोलर क्यों बन रहा है, सिंपल सी बात है। अब फिजिक्स का कंपेरिजन कर सकता है, एक जगह प्लस चार्ज आ गया है जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, एक जगह प्लस चार्ज आ गया है, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया है और यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया है, तो पोलर कंपाउंड बन गया, पोल बन गया प्लस माइनस का, जैसे कि फिजिक्स में पोल पढ़ा है लोग, तो पोल बन गया, सिंपल सा बात है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? अब इसी का होता है हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। तो हेटेरो का मतलब होता है समान नहीं, अलग अलग, इसका होगा हेटेरोलाइटिक फ्यूजन, कि अब समान फ्यूजन नहीं होगा, टूटेगा लेकिन इक्वल नहीं टूटेगा। होमो का मतलब बताया था समान, होमो मीन्स इक्वल, होमो का मतलब होता है इक्वल, और हेटेरो का मतलब होता है अनइक्वल, कि साझेदारी अच्छा से नहीं होगा जब टूटेगा। तो अब बताते हैं इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोलाइटिक फ्यूजन के बारे में, कि हेटेरोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है। देखो यहाँ पे हेटेरोलाइटिक फ्यूजन लिखा गया है सिंपल किताब में, इन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है तो बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए फैशन दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स विथ वन ऑफ द फ्रेगमेंट। समझ में आया? इसका मीनिंग समझ में आया किसी को? सिंपल सा इसका मीनिंग है। क्या इसका मीनिंग है? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जब होता है, बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? दो। एनी बॉन्ड हैज टू इलेक्ट्रॉन, उसमें रहता है ना। एनी जो बॉन्ड होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन रहता है, ये हम लोग को मालूम है। तो ये बोल रहा है कि जब दो इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो बोल रहा है कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसी को, जो शेयरिंग में रहता है बॉन्ड में, जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, जिसको बोलने के हम बोले हैं कि हेटेरो का मतलब क्या होता है, इक्वल कि अनइक्वल? अनइक्वल मतलब कि असमान। तो बॉन्ड जो बॉन्ड बना है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन एटम ए का होगा, एक इलेक्ट्रॉन एटम बी का होगा। लेकिन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास चला जाएगा, या तो ए के पास चला जाएगा या तो बी के पास चला जाएगा। तो मान लेते हैं कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, और हम बताए हैं कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज किसमें होता है, पोलर में कि नॉन पोलर में? पोलर में होता है। और मान लेते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी का ज्यादा है, और हम बोल देते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी का ज्यादा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए से। तो अब ये दोनों दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ए का था, एक इलेक्ट्रॉन बी का था बॉन्ड में, लेकिन जब बॉन्ड ब्रेक होगा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में
तो असमान डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का, अपना अपना इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा? बी के पास। बी के पास, क्योंकि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो अब ए का एक इलेक्ट्रॉन चला गया है बेचारा का, तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और बी के पास अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसी को बोले हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हुआ। तो हेटेरोलाइटिक में क्या होता है, पूरा का पूरा जो बॉन्ड होता है एक तरफ ट्रांसफर हो जाता है, सिंगल साइड। इस केस में बी की तरफ ट्रांसफर हो गया। तो ये जो एरो होता है वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाता है। एकदम ध्यान देना लोग, जब भी हम लोग कंपाउंड बनाएंगे कहीं पर भी तो एरो जो दिखाएंगे वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाता है। भूल कभी पॉजिटिव का मूवमेंट नहीं सोचेंगे कि प्रोटॉन का मूवमेंट है, नहीं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाता है। एरो शोज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एरो होता है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता है। एरो शोज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का नहीं। सिंपल सा बात है, ठीक है। नहीं तो कभी कभी आदमी सोचने लगता है कि इधर से प्लस चला गया, नहीं। अब यहाँ पे देखो ब्रोमोमीथेन लिया गया है। ब्रोमोमीथेन हेलोएल्केन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 12th में। ये ब्रोमोमीथेन है। ब्रोमोमीथेन में तुम लोग जान सकता है कि ब्रोमीन भी साइड में रहता है, राइट साइड में पीरियोडिक टेबल का, और कार्बन है तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो बॉन्ड टूटा तो कार्बन पे प्लस आ गया चार्ज, और ब्रोमीन पे कौन सा चार्ज आ गया? माइनस, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया है? ब्रोमीन के पास चला गया है। बात समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है इसमें क्या? किसी को भी नहीं। एकदम आराम आराम से बता रहे हैं, एकदम धीरे धीरे समझते जाना लोग। और कोई भी डाउट होगा तो तुरंत पूछ लेना है, डाउट क्लियर नहीं होगा तो फिर नहीं बुझाएगा। एकदम हम आराम आराम से बता रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म ही बेस है। अभी जो बता रहे हैं ये पूरा रिएक्शन का बेस बनने वाला है, फर्दर जितना 12th में पढ़ेंगे। अभी आज हो सकता है आज में खत्म हो जाए या कल भर में खत्म हो जाए। ये 2 दिन का जो टॉपिक है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसका बात होगा, हर जगह इसका बात होगा, इसलिए इसका समझ में आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, हेलोएल्केन पढ़ेंगे, अल्कोहल पढ़ेंगे, कार्बोनिल पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, नाइट्राइल पढ़ेंगे, सबका सब पढ़ना है। और सब में यही बॉन्ड रहेगा, यही कार्बोकेटाइन बनेगा, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इसी यही सब कारण रहेगा। तो इस कारण को अभी जितना अच्छा से समझ में लोग, मान के चलो कि अगर 70% भी तुम लोग को समझ में आ जाता है तो बहुत है, बाकी 30% समय के साथ क्लियर होता रहेगा। तो कोशिश करना है कि समझ में आ जाए, जितना डाउट है क्लियर कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए एट द एंड, ये बात रहता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखना लो कि क्या हुआ है यहाँ पे। अभी हम लोग देख लिए कि बॉन्ड का ट्रांसफर हुआ, पूरा का पूरा जो बॉन्ड था, कोवैलेंट बॉन्ड जो बना था कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, वो पूरा का पूरा बॉन्ड जो है, शेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो ब्रोमीन के पास चला गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब हम देखते हैं हुआ क्या है, पूरा हम अंतर दिखाते हैं तुम लोग का, इसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या परिवर्तन हुआ है, प्रोडक्ट साइड में जब बन गया है और जब इधर बन गया है, पूरा एनालिसिस करेंगे लोग इसका। देखो यहाँ पे हम लोग के पास हुआ क्या, हम लोग के पास एक कंपाउंड था CH3 ब्रोमीन। इसमें क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा इधर चला गया। क्यों गया? सिंपल सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन का ज्यादा था। तो क्या बन गया? CH3 प्लस बन गया और ब्रोमीन माइनस बन गया। ये हम लोग को मालूम चल गया। यहाँ पे 2 कंपाउंड बन गया अलग अलग, यहाँ पे एक कंपाउंड था। एक बात हम पूछ रहे हैं वो तुम लोग को यहाँ पे बताना है। हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो कार्बन है, तुम लोग को सिंपल करने के लिए हम आसान कर देते हैं, यहाँ पे कोल्ड्रिंक रख देते हैं ताकि इजी हो जाए, और यहाँ पे कोल्ड्रिंक माइनस कर देते हैं ताकि हम लोग डिस्कशन करेंगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तुरंत बताओ लोग, संकरण इस कार्बन का, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, बताओ लोग। हेलो, SP आगे पढ़ाते हैं, पीछे भूल जाता है, रिवाइज करेगा नहीं लोग। किसी को पता है? किसी को मालूम है इसका हाइब्रिडाइजेशन? तो इतना टाइम क्यों लगा रहा है लोग? अभी पढ़ाई जो 2-4 लेक्चर भी नहीं हुआ, सब भूल गया लोग, कॉपी देख लिया करो। तो sp3 है, ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है कार्बन का, sp3 हो गया, सिंपल सी बात है।
और क्लोरीन के पास भी देखो लोग, इसके पास भी क्या देखेंगे यहाँ पे सेम चीज है, sp3 इसका भी है, 3 लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 इसका भी हो गया, 3 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका भी। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। बाद में क्या हुआ है इसका देखना है कि अब यहाँ पे कार्बन प्लस है, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया है और इसके पास सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर था sp3 कौन सा स्ट्रक्चर होता है, क्या नाम होता है उसका, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलक ये बोलते हैं, 4 उसमें फेस रहता है, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। और sp2 को क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल। हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये सब मालूम रहना चाहिए। तो मतलब कि ये को प्लेन बन गया, इसको हम लोग कॉपी पे बना सकते हैं। निधि निधि कुछ नहीं बोल रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, तो पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा जवाब दिया करो, 2-3 वो है ही है, तुम लोग भी जवाब नहीं देगा तो फिर हमको लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है यहाँ पे कि ये sp2 हो गया। तो जब ये sp2 हो गया यहाँ पर तो अपना ये ट्राइगोनल प्लेनर बन गया। तो अब ये कॉपी पे बन सकता है, ये कॉपी पे नहीं बनता है। टेट्राहेड्रल हम पहले ही बता चुके हैं, ये कॉपी पे बना है, एकदम क्लियर स्ट्रक्चर है। 60 से अगर इसका हम लोग देखें तो 120 डिग्री एंगल है, ट्रायंगल में ऐसा है ये ट्रायंगल प्लेनर, तो 120 डिग्री एंगल है, ये हम लोग को मालूम है इसका 120 डिग्री एंगल है। लेकिन इसमें नहीं गलती से बोलना है कि 90 डिग्री एंगल है, उस दिन भी हम बताए थे 109 डिग्री एंगल था, ये कॉपी पे गलत था, गलत था। 9.5। हाँ, जितना भी हो उसको अपना याद रखना लोग, मेरे को ऐसे ही कम याद रहता है तो हम बता दिए यहाँ पे, तो उसको तुम लोग याद रखना लोग। तो ये 120 डिग्री हो गया क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्लियरली दिख रहा है, तो ये मेरे को याद है कि 120 डिग्री होता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं लोग, ये समझ में आ गया कि क्या क्या बदलाव आया। हम ये यहाँ पे बताना चाहते थे कि जो बॉन्ड टूटा तो कितना कितना चेंज आ गया है स्ट्रक्चर में, ये सारा चीज हम बता दिए यहाँ पे। अब हम लोग को ये तुम लोग को भी समझ में आ गया कि इसको हम लोग हेट्रोलाइटिक बोले। हेट्रोलाइटिक क्यों बोले, क्योंकि जिसका जितना जितना था उतना उतना नहीं मिला। अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था बॉन्ड में, तो अगर होमो होता तो दोनों को एक एक मिल जाता, समान समान मिल जाता। लेकिन ये हेट्रोलाइटिक हो गया, क्यों, क्योंकि एक ज्यादा बलियार था तो उसका पैसा छीन लिया, उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया, ऐसा समझना है, सिंपल बात है। तो उसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया क्लोरीन, काम फिनिश इसका हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे तुम लोग एग्जाम्पल देख सकता है जिसमें कि ऐसा ही होता है, ठीक है। और हम लोग आगे देखते जाएंगे, ये चीज मिलता जाएगा। इसमें देखें कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन के बारे में कि कार्बोकेटाइन जो बना है इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना है हम लोग को, थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी बना हुआ है यहाँ पे कार्बोकेटाइन, और ये हर समय बनेगा रिएक्शन में कार्बोकेटाइन। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानना होगा कि क्या होता है कार्बोकेटाइन। एक और चीज यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखें लोग, जो वहाँ पे लिखा हुआ है नाम हम भूल रहे हैं तो यहाँ बता देते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कार्बन का जो अष्टक होता है, जो न्यूलैंड का ही होता है ना अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल होता है ना, नहीं होता है क्या? ऑक्टेट रूल किसका होता है पीरियोडिक टेबल में, भूल गया लोग? डोबेनोइड का ट्रिक होता है, डोबेनोइड का ट्रिक 3-3 कंपाउंड बनाता है। न्यूलैंड का ऑक्टेट नियम होता है। इसके बाद मेंडलीव का आता है मास के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल, और अंत में आता है मोजले का परमाणु नंबर के बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले डोबेनोइड का ट्रिक बनता है, फिर न्यूलैंड का बनता है अष्टक नियम, फिर मेंडलीव बनाता है मास के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल, और अंत में मोस्ले आता है और वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल बनाता है, जो आज तक चल रहा है। बात समझ में आया? हाँ, इसको जाके देखना लो क्या हम बोल रहे हैं। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम होता है जो कि एक 20 तक चलता है। उसके हिसाब से क्या होता है कि अंत में 8 गो इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए तो स्टेबल रहता है कंपाउंड, वो बोलता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कार्बन 8 गो इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो मतलब इनर्ट गैस जैसा बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, अब भी यहाँ पे जो पहले कार्बन था तो 4 बॉन्ड बनाया था, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन था।
लेकिन अभी जब कार्बोकेटायन बन गया तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, बताओ लोग। 6, 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है। एक जो 2 इलेक्ट्रॉन था इस साझेदारी से लिया था, सोच रहा था साझेदारी में था मेरा है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन गायब हो गया इसका। बात समझ में आ रहा है। इसके पास सिर्फ यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इसी को देखो तुम लोग का बुक में लिखा हुआ है, मिथाइल कार्बोकेटायन होता है जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, सेक्सेट कहीं पे लिखा हुआ है, सेक्सेट होता है, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन रहता है कार्बोकेटायन के पास और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको मिथाइल केटायन बोला जाता है या कार्बोनियम आयन बोला जाता है, ये सब इसका नाम है। मिथाइल कार्बोनियम आयन, मिथाइल केटायन, कार्बोकेटायन, ये सब इसका नाम है। कार्बोकेटायन का फॉर्मूला क्या होगा? यही है CH3+। अच्छा, इसी का नाम है कार्बोकेटायन। कोई डाउट हो एकदम पूछ लेना है। तो यही है कार्बोकेटायन है अपना। इसको कार्बोनियम आयन बोलो, कार्बोनियम मिथाइल कार्बोनियम आयन बोलो, मिथाइल केटायन बोलो, सब यहाँ पे नाम दिया हुआ है। जनरली आदमी इसको क्या बोलता है, कार्बोकेटायन। हमको भी यही है, वो याद है। मिथाइल केटायन ये सब भी नाम है, तुम लोग अपना देख लेना। मेनली हम कार्बोकेटायन से इसका नाम बोलेंगे। अब कार्बोकेटायन को हम लोग बांट सकते हैं 2-3 भाग में, जैसे कि बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहा है, इथाइल कार्बोकेटायन होता है, ये आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, ये क्या होता है ये हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखो लोग, हम कार्बोकेटायन बना रहे हैं, ये C+ है, यहाँ पे CH3 कर दिए हैं। यहाँ पे हम एक कार्बन केटायन बनाए और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक ग्रुप लगा दे रहे हैं, CH2 कर दे रहे हैं और एक ग्रुप लगा दिए R1। और ये कार्बोकेटायन तो है ही, 3 ही बॉन्ड है इसमें। फिर हम एक कार्बोकेटायन बनाए और CH किए और इसमें 2 ग्रुप लगा दे रहे हैं, एक R1 और एक R2। एक हम और फिर से कार्बोकेटायन बना रहे हैं और इसमें हम तीनों अब कोई और अल्काइल ग्रुप से हम बना दे रहे हैं, ठीक है, समझ आया। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग 0 डिग्री बोलेंगे, क्योंकि ये किस कार्बन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड नहीं है। इस कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो गया है, तो इसको कितना डिग्री बोलेंगे, 1 डिग्री। 1 डिग्री। प्राइमरी कार्बोकेटायन बोलेंगे, जो 1 डिग्री मतलब प्राथमिक, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन हो गया। ये 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बोकेटायन और ये है 3 डिग्री टर्शियरी कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। तो अब बात क्या है, सबसे ज्यादा इसमें स्टेबल कौन होगा, स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, हम स्टेबिलिटी जानना चाहते हैं, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बता सकता है कोई। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, उससे कम स्टेबल होगा 2 डिग्री, उससे भी कम होगा 1 डिग्री और सबसे कम होगा 0 डिग्री कार्बोकेटायन। मान के चलो कि 0 डिग्री कार्बोकेटायन बनता भी है तो बहुत कम बनता है, और 3 डिग्री कार्बोकेटायन आसानी से बन के क्या हो सकता है, प्रकृति में रह सकता है, स्टेबल है। जो स्टेबल है वो रह सकता है, जो अनस्टेबल है वो मर जाएगा, सिंपल सी बात है। जो अस्थाई नहीं रहेगा दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से, वो नहीं रह सकता है। अगर रहना है तो अस्थाई रहना है, नहीं तो नहीं रहना है। तो 0 डिग्री अस्थाई रहता है, अनस्टेबल। 3 डिग्री स्टेबल रहता है। अब बताते हैं क्यों स्टेबल रहता है। सिंपल सी बात है, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए था, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए था, बताओ लोग, 8। इसीलिए तो ये 4 बॉन्ड बनाता है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों 4 बॉन्ड बनाता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, बोलो, बनाता है ना, ताकि कार्बन के पास जब 8 इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये किसके जैसा बन जाता है, इनर्ट गैस। हाँ, इनर्ट गैस, नियोन के जैसा, नियोन के जैसा। जब इसका बाह्यतम कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, अंदर वाला में तो 2 इलेक्ट्रॉन अपना पहले से है, वो कहीं नहीं गया है। बाह्यतम कक्षा में जब इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन इसका अंदर वाला कक्षा में रहता है, के में रहता है, और जब L में 8 हो जाता है तो दोनों मिलकर नियोन के जैसा बन जाता है। तो ये नियोन के जैसा ही बनना चाहता है। लेकिन अभी तो हम लोग देखें कि कार्बोकेटायन जब बन जाता है तो कार्बन के पास सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन बचता है,
6 इलेक्ट्रॉन बचता है, उसके वजह से वो बहुत अनस्टेबल हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि कार्बोकेटायन कभी भी ऐसे ही नहीं बनता है। प्रकृति में कार्बोकेटायन बनेगा तो उसका कोई ना कोई कारण रहेगा, ऐसे ही नहीं कि आसानी से बन जाएगा। बना है, अभी हम लोग इतना आसानी से बनाए हैं, बाद में देखेंगे लोग उसका रिएक्शन अच्छे से। अभी मान के चलते हैं कि बन गया है, तो जब बन गया है तो इसके बारे में देखना है कि अब स्टेबल कौन होगा। तो हम बोल रहे हैं कि इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 0 डिग्री के पास 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन उतना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, हाइड्रोजन के पास कम इलेक्ट्रॉन रहता है देने के लिए, एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या ही ट्रांसफर करेगा। हम बताएंगे ये सब क्या होता है, पूरा और भी डिटेल बताएंगे। इसमें सिंपली समझना है कि जो 3 डिग्री कार्बन है इसमें 3 अल्काइल ग्रुप लगा है कि थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है कार्बन की तरफ, जिससे 3 डिग्री वाला जो कार्बन है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये जो 3 डिग्री वाला कार्बन है वो अपना स्टेबल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये सारा का सारा जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, 3 ग्रुप मिलके कार्बन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया है उसको सेटिस्फाई करने का कोशिश कर रहा है ना। किस में, 3 डिग्री में। 3 डिग्री में क्या हो रहा है कि इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ है तो उसको सेटिस्फाई करने का कोशिश कर रहा है, और सब जो मिलके 3 का 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये 2 तरीका से इसको सेटिस्फाई करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक तरीका से सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे कोई नहीं है सेटिस्फाई करने वाला। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ध्यान दो लोग, अल्काइल ग्रुप सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बताएंगे कैसे डोनेट करता है इसके बारे में भी बताएंगे। अभी याद रखना है कि अल्काइल ग्रुप सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, वो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। हाँ, तो इसके चलते कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है इसमें, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। जब कार्बोकेटायन पे जो कार्बन जिसपे प्लस चार्ज बना है अगर उस पे 3 अल्काइल ग्रुप लग जाएगा तो ज्यादा, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगाएंगे उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और जितना अल्काइल ग्रुप कम करेंगे उतना कम स्टेबल। हम सब अच्छा से कलर से बना दिए हैं। ये जो ग्रे कलर में है उसका सिंबल क्या बता रहा है, स्टेबिलिटी, और जो ग्रीन कलर में है वो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, कि कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। और ब्लू कलर तो सब कंपाउंड है, और नीचे में 0 डिग्री है, और जो सही मारे हैं ग्रे कलर में मतलब कि वो ज्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, मतलब कि ये मोर स्टेबल है अपना, ये मोर स्टेबल है, बहुत स्टेबल की तरफ आ रहे हैं, और ये लेस स्टेबल है। तीर भी दिखा रहा है ग्रे वाला कि इस तरह से स्टेबिलिटी कम होते जा रहा है इस साइड में। कोई दिक्कत है इसमें क्या, नहीं। और कुछ डाउट है थोड़ा सा भी तो पूछ लो कार्बोकेटायन के बारे में, नहीं तो फिर आगे चलते हैं लोग, ठीक है ना। ठीक है, हाँ, तो अब आगे आ जाते हैं लोग। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको अगर तुम लोग ड्रॉ करके देखेगा यहाँ पे, तो ये इथाइल कार्बोकेटायन है। इथाइल कार्बोकेटायन कई डिग्री बनेगा, सिंपल सी बात है 1 डिग्री बनेगा, क्योंकि CH2 पे प्लस किया हुआ है और इधर से एक CH3 डाला हुआ है, तो मतलब एक अल्काइल ग्रुप जो मिथाइल के रूप में इससे अटैच हो गया, कुल मिला के इथाइल हो गया। 2 हाइड्रोजन है प्लस वाला पे, क्या 1 डिग्री कैसे पता चल रहा है, वो सिंगल बॉन्ड है इसीलिए वहाँ पे। हाँ, इस कार्बन के पास एक अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है ना, हाँ, एक और 2 हाइड्रोजन है, तो जब जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतना डिग्री कार्बन बनेगा। तो एक अल्काइल ग्रुप आया तो एक 1 डिग्री बोलेंगे। यहाँ पे बनाए ना, यहाँ पे बनाए ना फोटो, देखो यहाँ पे ये 1 डिग्री क्यों था, क्योंकि यहाँ पे R1 आ गया, एक अल्काइल ग्रुप, और 2 हाइड्रोजन आ गया। 2 तरीके से पहचान सकती है, अगर 2 हाइड्रोजन है तो बोलेंगे 1 डिग्री, एक हाइड्रोजन है तो बोलेंगे 2 डिग्री, और कोई हाइड्रोजन नहीं है कार्बन प्लस पे तो बोलेंगे 3 डिग्री। दूसरा तरीका बोलने का हो सकता है कि अगर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो 2 डिग्री, और 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो 3 डिग्री। समझ में आया बात है? हाँ, इस कंपाउंड में देखो यहाँ पे 2 चीज बोलने का तरीका हो सकता है। ये जो कंपाउंड है यहाँ पे कार्बन के पास 1 डिग्री में या तो 2 हाइड्रोजन देख लो तो 1 डिग्री मिल जाएगा, या एक अल्काइल ग्रुप देख लो। जब 2 डिग्री देखना होगा तो या तो एक हाइड्रोजन देख लो या फिर 2 को अल्काइल ग्रुप देख लो R1 R2, या फिर 3 डिग्री में या तो 3 अल्काइल ग्रुप देख लो, या कोई हाइड्रोजन नहीं रहना चाहिए। समझ में आया बात? कोई हाइड्रोजन नहीं रहना चाहिए, नहीं, कोई हाइड्रोजन नहीं रहना चाहिए। किस पे? कार्बन प्लस पे, और कहीं पे रह सकता है, कार्बन प्लस पे नहीं रहना चाहिए।
ये नहीं कि कहीं भी खोज के देखना यार यहाँ पे तो है, नहीं, हम बोल रहे हैं कार्बन प्लस पे। और जब भी हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, हम कार्बन प्लस का बात कर रहे हैं, कार्बन प्लस पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे देखो कार्बन प्लस के पास कितना हाइड्रोजन है, 2 गो, तो ये कितना डिग्री बन गया, 1 डिग्री बन गया। या उससे कंफ्यूजन है तो सिंपल देखो कि यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप हम लोग को मालूम है कि कार्बन प्लस के पास एक कार्बन वाला ग्रुप लगा हुआ है तो 1 डिग्री हो गया। अगर कार्बन प्लस पे 2 लग जाएगा तो 2 डिग्री हो जाएगा। जैसे कि आइसोप्रोपाइल देखो, ये आइसोप्रोपाइल दिखाया गया है यहाँ पे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा करके एक हाइड्रोजन इसमें से हटा दिया है और एक और CH3 ऐड कर दिया है, तो ये क्या हो गया अपना आइसोप्रोपाइल हो गया ना। इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटायन, 2 डिग्री बन गया। इसमें से अगला बार क्या करेंगे कि इस हाइड्रोजन को भी हटा देंगे और एक और CH3 ऐड कर देंगे तो 3 डिग्री, तो इसको बोलेंगे टर्शियरी कार्बोकेटायन। समझ में आ गया? हाँ, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम पहले ही बताएं कि कार्बोकेटायन जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, मतलब कि बहुत अस्थायी होता है, वो रहना नहीं चाहता है फिर बनता है। लेकिन जो रहना नहीं चाहता उसमें भी हम लोग देखेंगे उसमें भी सबसे ज्यादा अस्थायी कौन होता है, 0 डिग्री वाला, और 3 डिग्री वाला कुछ अस्थायी होता है कंपेरिजन में। लेकिन ऐसे सब का सब कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल होता है, और जो अनस्टेबल होता है वही रिएक्टिव भी होता है। बताओ कौन रिएक्टिव होगा, अनस्टेबल के स्टेबल? अनस्टेबल। क्यों? स्टेबल रहेगा तो जो रिएक्ट ही क्यों करेगा? हाँ, सिंपल सी बात है, अनस्टेबल और रिएक्टिव। अनस्टेबल है तो उत्पात मचा के रखेगा, इधर उधर तंग करते रहेगा। जैसे कि बच्चा होता है, छोटा बच्चा अनस्टेबल रहता है, वो स्टेबल हो ही नहीं सकता है, लोग इधर उधर करते रहेगा लोग। और बड़ा आदमी भी अनस्टेबल होता है, अपने दिमाग से अनस्टेबल रहता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अनस्टेबल हो जाता है। स्टेबल कौन रहता है प्रकृति में, जितना आदमी को छोड़कर सब सामान स्टेबल रहता है, पत्थर देख लो कुछ भी देख लो, तो जो क्या रहता है स्टेबल। तो स्टेबल आर अनरिएक्टिव, स्टेबल जो होता है वो अनरिएक्टिव होता है, उसको रिएक्शन नहीं करना है। और जो अनस्टेबल होता है वो रिएक्टिव होता है, और इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहेगा, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा लोग, ठीक है। तो ये इसको याद रखना है, सिंपल स्टेटमेंट है, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो कार्बोकेटायन किस कैटेगरी में है, अनस्टेबल के कैटेगरी में है, और अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता है। आगे कंटिन्यू करते हैं लोग। और ये होता है, हम लोग पढ़ेंगे लोग, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये सब की वजह से अल्काइल ग्रुप में हम जो बोले अभी अल्काइल ग्रुप में दिखा रहे थे ना, अल्काइल ग्रुप लगने से कार्बोकेटायन क्या हो जा रहा था, अल्काइल ग्रुप की वजह से कार्बोकेटायन क्या हो रहा था, स्टेबल क्या ना स्टेबल, स्टेबल। जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप बढ़ा रहे थे R1 R2 उतना ज्यादा वो स्टेबल हो रहा था। तो अल्काइल ग्रुप क्या करता है, तो 2 इफेक्ट देता है, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इन दोनों इफेक्ट की वजह से कार्बोकेटायन स्टेबल बनता है। अल्काइल ग्रुप का इन दोनों इफेक्ट बताएंगे क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है तुमको स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इन दोनों इफेक्ट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे लोग अभी आगे इसी में, ठीक है। इसका टेंशन नहीं लेना है, अभी नाम सुन लो लोग। और ये ऑर्डर लिखा हुआ है, सिंपली देख लो लोग, ये 0 डिग्री है सबसे कम स्टेबल, उससे ज्यादा स्टेबल ये हो गया अपना 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और ये 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल। और ये सब ट्राइगोनल प्लेनर होता है। हम बताएं कार्बोकेटायन क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना। यहाँ पे देखे लोग, ये sp3 टेट्राहाइड्रल था, और जब टूटा, जब कार्बोकेटायन बना तो क्या बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर sp2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। प्रियांशु कोई दिक्कत है? प्रियांशु चल देखो लोग आ गए। तो ये जो हो गया ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और यही बताएं कि जो पहले जो हाइब्रिडाइजेशन था वो sp3 था, किसका, जब कार्बन पूरा कोई 4 बॉन्ड बनाया था, और जब कार्बोकेटायन बन गया C+, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया था, sp2 हो गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है किताब में इस चीज को, यही चीज हम वहां पे समझाए थे। अब आगे हम लोग देखते हैं, यही देखो यहाँ पे पूरी दिखाया गया है, किसके बारे में, कार्बोकेटायन के बारे में। ये कौन सा है, CH3+।
कि CH3+ के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। एक बॉन्ड देखो कैसे कैसे दिखाया गया है। हम यही बताए थे कि तीनों बॉन्ड जो है आसानी से पेपर पर दिखा सकते हैं, लोग दिखा सकते हैं ना, तीनों बॉन्ड है। तो ट्रायंगुलर प्लेनर है तो आसानी से उसको पेपर पर दिखा सकते थे। कहां चला गया था प्रियांशु? हाँ कहीं चला गया था का? हाँ, अचानक कुछ भैया बुला रही थे। अच्छा ठीक है। देखो तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया है, ये sp2 है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर है। तो जब ये ट्रायंगुलर प्लेनर है तो ये इसको हम लोग कॉपी के प्लेन में आसानी से खींच सकते हैं। लेकिन ये बताओ क्या इसका बॉन्ड कॉपी के प्लेन में है कि कॉपी के परपेंडिकुलर है? जो यहाँ पे किताब में फोटो बनाया है, जो बॉन्ड का प्लेन है वो कॉपी के प्लेन में है कि कॉपी के परपेंडिकुलर है? जो बुक का प्लेन है क्या बोले, कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर है कि कॉपी के प्लेन में है? ये जो बॉन्ड बना है तीनों प्लेन में नहीं है लेकिन। हाँ प्लेन में नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये जो बॉन्ड है वो प्लेन में है। एक बॉन्ड ये वाला हाइड्रोजन वाला ये प्लेन में है, और ये जो डॉट डॉट है ये बॉन्ड कहाँ है? बुक के नीचे। और ये जो सॉलिड वाला है ये बुक के ऊपर है, बताए थे हम। हाँ बताए थे। तो अब ये तीनों जो है बॉन्ड मिला के एक प्लेनर बॉन्ड बनाया है, ट्रायंगुलर प्लेनर, जो तुम लोग को ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर बॉन्ड बना है। और ये कॉपी के परपेंडिकुलर है, ऐसे समझो ऊपर से कॉपी है। और ये जो एक p ऑर्बिटल है इसी का एक इलेक्ट्रॉन चला गया है और ये एक ब्लैंक हो गया है, खाली p ऑर्बिटल है। ब्लैंक लिख देते हैं यहाँ पे, ब्लैंक p ऑर्बिटल है। समझ में आ रहा है मेरा बात ना? ये ब्लैंक p ऑर्बिटल है और ये सब सिग्मा बॉन्ड है। ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया है, इसीलिए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ क्या है? sp2 है, कार्बोकेटाइन है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 और ये 3, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, ये वाला। समझ में आया बात मेरा? हाँ तो ये था शेप ऑफ मिथाइल कार्बोकेटायन। तो ये कार्बोकेटायन था। तो यहाँ पे हम लोग देखे लोग बॉन्ड का ब्रेक करना कि बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है। और ये किसका बॉन्ड ब्रेक हुआ था? पोलर का कि नॉन पोलर का? पोलर। पोलर मॉलिक्यूल का, क्योंकि पोलर का ही बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो पूरा का पूरा कोई एक इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट भी अगर लिख देते हैं, हम नहीं लिखे होंगे तो नहीं लिखे हैं, इसको लिख देते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल में कौन सा क्लीवेज होता है? हेट्रोलाइटिक कि होमोलाइटिक? हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज occurs in polar molecule। और होमोलाइटिक किसमें होता है? नॉन पोलर में होता है ना। हाँ तो होमो लाइटिक क्लीवेज occurs in नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। एग्जाम्पल बताओ पोलर मॉलिक्यूल का। पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल बताओ। H2O था ना। हाँ H2O था, H2O था, NaCl भी है, NaCl भी है। ठीक है, और बताओ लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड वाला बताओ। तो अभी जो हम लिखे थे कंपाउंड CH3Cl CH3Cl हो जाएगा अपना, ये पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल का बताओ आसानी से, बहुत सारा H2 है, O2 N2, इसके बाद Cl2, ब्रोमीन 2, Mg2। हाँ Mg2 नहीं, Mg2 को भी बोल सकते हो, हाँ Mg2 भी बोल सकते हैं लोग, सही है। ठीक है, ये सारा अपना कंपाउंड हो जाएगा जो कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को शो कर रहा है अपना। ठीक है, अब आगे चलते हैं लोग हम लोग और देखते हैं लोग इसमें एक देखेंगे एक हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं कार्बन के बारे में। तो पहला केस हुआ कि कार्बन से पूरा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया, चला गया ना। हाँ तो कार्बन पे प्लस चार्ज बन गया था। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जाने के बजाय कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ जाए, हो सकता है कि नहीं? उस केस में कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगा। एग्जांपल दे देते हैं, यहीं पे देख लो, सिंपल सा है। उस पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। हाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, जैसे कि NH3 मान लेते हैं कोई कंपाउंड बना होगा है, तो अब Na तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता नहीं है, ये तो देना चाहता है ना।
तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो मान लेते हैं बॉन्ड इधर से टूट गया तो ये CH3 माइनस बन जाएगा और Na प्लस बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे बॉन्ड इधर से टूटा तो ये हो गया CH3 माइनस। इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल एनायन। उसको मिथाइल केटायन कार्बो केटायन बोल रहे थे, इसको कार्बो एनायन बोलते हैं। मिथाइल एनायन या कार्बो एनायन मोस्ट जनरल नेम है। अब इसमें देखो इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं हुआ है। पहले भी sp3 था अभी भी sp3 है। दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर? देख लो लोग, ये बॉन्ड प्लेन में है, ये भी बॉन्ड प्लेन में है, ये वाला और ये वाला दोनों प्लेन के बॉन्ड में है। ये लोन पेयर है, एक तरीका से लोन पेयर के रूप में काम कर रहा है। तो ये भी प्लेन में, ये भी प्लेन में, ये डाउन है प्लेन के और ये अप है प्लेन के, है ना? ये है। तो ये अपना बना है कौन सा? टेट्राहेड्रल, जिसको कि चतुष्फलकीय बोलते हैं। यही चीज होता है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं लोग। सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से कार्बोकेटायन अनस्टेबल था उसी प्रकार से कार्बो एनायन भी अनस्टेबल था, अनस्टेबल होता है। एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है ये भी, क्योंकि हम लोग को पता है कि कार्बन कभी पूरा इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है ना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ये सिर्फ कौन सा बॉन्ड बनाना चाहता है? कोवैलेंट, साझेदारी करना चाहता है ना? हाँ, तो ये साझेदारी करना चाहता है, ये नहीं कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना कार्बन को अनस्टेबल कर देता है। पहले कार्बोकेटायन बना, वो भी अपना अनस्टेबल था, कार्बो एनायन बना, ये भी अपना अनस्टेबल है। तो इस केस में हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को खींचना होगा, तब जाके इसको शांति मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? जिस प्रकार से उसको स्टेबल करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे थे, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन कम हो गया था प्लस में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसको इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा हो गया है, माइनस में बन गया है, तो इसका हम लोग इस पे से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? खींचेंगे। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो आगे यहाँ पे देखो बोल रहा है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन विच प्रोसीड दो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, वैसा ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है उसको हेट्रोपोलर बोलते हैं या पोलर रिएक्शन बोलते हैं। यही सब था, पोलर रिएक्शन हो रहा था, पहले ही हम बताए हैं। पोलर रिएक्शन है, पोलर मॉलिक्यूल में होता है, हो रहा था ना? ये सब का सब पोलर मॉलिक्यूल हुआ। पोलर मॉलिक्यूल नहीं रहता तो उन लोग का हेट्रोलाइटिक कोई भी नहीं करता, पहले ही बताए हैं, हम बात बताए हैं ना? अब आगे चलते हैं लोग होमोलाइटिक पे, कि होमोलाइटिक का मतलब क्या हुआ। तो होमोलाइटिक आदमी एकदम बरियार है। जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा? वो कहेगा कि ठीक है बॉन्ड तोड़ना है, कोई बात नहीं, तुम अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ, हम अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? पहले वाला काम नहीं होगा कि पूरा का पूरा एक तरफ जा रहा था। इसमें क्या होगा? तीसरा तरह का ये बॉन्ड पढ़ रहे हैं लोग। एक में क्या होगा कि एक पहले में पढ़े लोग, मैंने दूसरे तरीका का समझो, पहले में पढ़े लोग कि पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता था, कभी इस पे या कभी उस पे, वो मैटर नहीं करता है किस पे ट्रांसफर हुआ है। जिसका इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होगा उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। ये दूसरा तरीका का है कि जो दोनों एकदम सेम लेवल पे बरियार है, तो बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे भी, बॉन्ड का कोई तो होगा, लेकिन क्या होगा? बोलेगा लोग ठीक है तुम भी उतना ही बरियार है, हम भी उतना ही बरियार है, तो कोई नौटंकी नहीं चलेगा, तुम अपना ले जाओ, हम अपना ले जाते हैं, काम फिनिश करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे देखो पहले जो एक चीज बताते हैं, यही तुम लोग को पता चल जाएगा। ये एक बॉन्ड है, ये RX बॉन्ड है, RX है यहाँ पे। RX का जो होता है हम लोग लाइट के द्वारा, हम लोग ये लाइट मैकेनिज्म होता है, इसके द्वारा इस RX कंपाउंड का हम लोग होमोलाइटिक क्लीवेज कर सकते हैं। कौन सा क्लीवेज कर सकते हैं? होमोलाइटिक। हाँ, जनरली ऐसा कंपाउंड में होमोलाइटिक नहीं होता है, जनरली इसका होमोलाइटिक नहीं होगा, लेकिन हीट और लाइट जो यहाँ पे रिएजेंट किया गया, इसकी वजह से इसका होमोलाइटिक क्लीवेज भी क्या किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे समझ जाओ कि ऐसे ये RCl ही है, RCl RBA नहीं है, लेकिन फिर भी इसका हम लोग करने में सक्षम हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट और लाइट दिया गया है। पूरा मैकेनिज्म इसका हम लोग पढ़ेंगे लोग, ये कैसे प्रोसीड होता है हम लोग को पढ़ने को मिलेगा जब हाइड्रोकार्बन का चैप्टर चालू करेंगे लोग। तो ये जो है यहाँ पे हीट लाइट की वजह से यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है बॉन्ड का। तो पहले जब क्लीवेज हो रहा था, पिछला बार जब RX या कोई कंपाउंड में क्लीवेज कर रहे थे लोग, जैसे RCl ही था, तो उसमें हम लोग ऐसा तीर दिखा रहे थे ना, जिसमें पूरा का पूरा तीर था। ये तीर, इसका मतलब कि इसका हेड देखो, ये तीर होता है, इसमें दो चीज होता है, इसको हेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टेल। तो हेड में दोनों था पहले में, मतलब क्योंकि दोनों को क्या दिखा रहा था कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसके पास? क्लोरीन के पास। लेकिन यहाँ पे देखो जो तीर बना हुआ है वो कैसा तीर बना हुआ है? एक है उस पे केवल, है ना?
तो एक क्या दिखा रहा है कि सिर्फ बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, आर के पास जाएगा। आपके पास एक आर के पास जाएगा और एक एक्स के पास जाएगा, ठीक है। हाँ तो देखो यहीं पे वही हुआ है कि आर के पास एक आया तो आर का रेडिकल बन गया, तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, और एक्स के पास एक आया तो इसको भी बोलेंगे फ्री रेडिकल बन गया एक्स का। और ये हुआ होमोलैक्टिक फ्यूजन, सेम लाइक कार्बोकेटाइंस, ये भी वेरी रिएक्टिव होता है, ये भी अनस्टेबल होता है, और इसमें भी जो 3 डिग्री होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, जो 2 डिग्री होता है उससे कम होता है, 1 डिग्री उससे भी कम, और 0 डिग्री सबसे कम स्टेबल हो जाता है। समझ में आया? हाँ हाँ, तो फ्री रेडिकल जो होता है वो ज्यादातर किसमें होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होता है। होमोलाइटिक फ्यूजन या होमोपोलर या नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होता है, इसको होमोपोलर भी बोल सकते हैं या नॉन पोलर बोल सकते हैं, जिसमें पोलरिटी नहीं है। अंशु समझ में आ रहा है? हाँ कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, तो ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऑर्गेनिक रिएक्शन विच प्रोसीड बाय होमोलाइटिक फ्यूजन, जिसमें होमोलाइटिक फ्यूजन होता है, जो होमोलाइटिक तरीके से टूटता है, फ्री रेडिकल बनता है, वो ज्यादातर नॉन पोलर रिएक्शन होता है या होमोपोलर रिएक्शन होता है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है, सिंपल सी बात है, जो कल था वही चीज अभी तक हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंपल ये चीज है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग कि सबस्ट्रेट और रिएजेंट क्या होता है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट क्या होता है? आयंस आर जनरली नॉट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन और कंपाउंड। सिंपल सी बात है, अभी जो हम लोग ऊपर बहुत सारा आयन पढ़े, 3 तरह का मतलब एक जनरली पढ़ लिए, कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, और एक क्या पढ़े लोग, फ्री रेडिकल, ठीक है, पढ़े लोग ना, 3 तरीका का पढ़े लोग। ये सब बोल रहा है कि रिएक्शन के अंत बाई प्रोडक्ट में नहीं बनता है, एकदम अंत में नहीं बनता है, तो कब बनता है लोग, ये लोग कब बनता है, ये लोग का क्या जब जरूरत है, जब बंद नहीं करता है, तो कोई बता सकता है क्या? ये बोल रहा है कि आयंस आर जनरली नॉट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब रिएक्शन होगा तब अंत में ये सब बनेगा नहीं, कार्बन प्लस कार्बन माइनस ये सब बनेगा नहीं, तो फिर इसका यूज क्या है, जो ऊपर किए लोग, ये सब कहाँ पे इसका यूज है, यूज है कहाँ पर, यहाँ पे जब कंपाउंड हम लोग सीखेंगे बनाना तो बीच में इसका यूज है, बीच में ये लोग बनता है रिएक्शन के इंटरमीडिएट में। और हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का डिफिनेशन ही पढ़े थे कि हम लोग का काम क्या है, ये देखना कि कैसे कैसे कंपाउंड बन रहा है, कैसे कैसे धीरे धीरे कंपाउंड बन रहा है, तो उसके जब बीच में देखेंगे लोग तो ये सब बनता है, कार्बोकेटायन उसमें बनेगा, कार्बो एनायन बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, तो सब का सब कब बनेगा, बीच में, पहले नहीं, बीच में बनेगा, ठीक है। हाँ, अंत में भी नहीं बनेगा। इट इज कन्वीनियंट टू नेम वन रिएजेंट एज सबस्ट्रेट एंड अदर एज रिएजेंट। In general, molecule whose carbon is involved in new bond formation is called substrate and the other one is called reagent। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग 2 चीज होता है, 3 चीज होता है बेसिकली, पहले भी देखे थे लोग कि ये सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है और अंत में प्रोडक्ट बनता है। सबस्ट्रेट रिएजेंट का आपस में रिएक्शन होता है, तो सबस्ट्रेट उसको बोलते हैं जिसपे हम लोग रिएक्शन कराते हैं, जिसमें मेनली कार्बन होता है और उस पर रिएक्शन कराने के लिए कुछ रिएजेंट डालते हैं और रिएजेंट के हेल्प से सबस्ट्रेट में रिएक्शन होता है और अपना कंपाउंड बन जाता है। जैसे कि ये अपना कौन सा कंपाउंड है, इसका नाम क्या है, इथाइल नहीं, एथिल। क्या करेगा लोग, क्या नाम है इसका, एथिल है ना, एथीन, एथिल। CH2 इथेन भी नहीं है, इथीन है, तो ये इथीन है, और इथीन पे ब्रोमीन गैस का रिएजेंट रिएक्ट कराए हैं तो इससे अंत में क्या बन गया है, ये इसका बाई प्रोडक्ट बन गया है कि दोनों बॉन्ड ब्रेक होकर के, ये दोनों एक जो बॉन्ड था इसका पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया है और उस पाई बॉन्ड की जगह पे 2 वो ब्रोमीन लग गया है ना। तो इसको अगर हम लोग नेमिंग देंगे तो ऐसे देंगे 1 2 डाइब्रोमो इथेन, 1 2 डाइब्रोमो इथेन हो गया। ये रिएक्ट सबस्ट्रेट था, उस पर रिएजेंट डाला, प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे वैसे ही हो रहा है, देखो यहाँ पे ये इसका क्या नाम है, बेंजीन है। बेंजीन पे किससे रिएक्शन कराया गया, इसका क्या नाम है, अमोनिया क्लोराइड। ये अमोनिया क्लोराइड है, CH3Cl लिखा हुआ है, तो क्या है ये, अमोनिया क्लोराइड। बोल रहे लोग अमोनिया क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। ये मिथाइल तुम लोग को नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है,
रिवाइज करो लोग थोड़ा सा पहले। ये मिथाइल क्लोराइड है, इतना छोटा छोटा नेमिंग आना चाहिए, बड़ा बड़ा इतना नेमिंग किए हैं लोग। ये मिथाइल क्लोराइड है, तो ये सबस्ट्रेट था, उस पर मिथाइल क्लोराइड रिएक्शन किया और ये क्या प्रोडक्ट बना है, इसका क्या नाम था? मिथेनोबेंजीन, मिथिन बेंजीन। मिथाइल बेंजीन आदमी बोल सकता है इसको, ठीक है, मिथाइल बेंजीन। या फिर इसका और जो जनरल नाम था वो था टोलुइन। टोलुइन था जनरल नाम। उसी के साथ और एक दो नाम पढ़े थे लोग कि बेंजीन पे वो वही लगा रहता है, तो उसका नाम क्या था? फिनोल। और उस पे OCH3 लगा रहता है तो बेंजीन पे, इसका नाम था एनिसोल। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बना है, एक ये बना है टोलुइन और एक बना है HCl। समझ में आया? रिवाइज कल रिवाइज करके आना लोग, 10 मिनट पूछेंगे छोटा छोटा चीज हम जितना पढ़ाए हैं, इतना कम से कम रिवाइज कर लेना लोग पहले। लगा रिवाइज नहीं कर रहे लोग बिल्कुल भी, छोटा छोटा तो कम से कम पता रहना चाहिए, बड़ा थोड़ी ये है। जितना लगभग जहाँ जहाँ पे जो मेन बुक में, इसी बुक में जितना दिया था, जो जनरल जहाँ पे मेन था, एकदम ऐसा नहीं कि जो यूज नहीं होता है हम वैसा पूछेंगे, जो यूज होता है वैसा ही हम पूछेंगे। तो जो जनरल नाम था उसको याद करने वाला लोग, और IUPAC नोमेनक्लेचर देख लेना लोग थोड़ा सा, और आइसोमेरिज्म देख लेना लोग, उतना रिवाइज कर लेना लोग। और ये रिएक्शन मैकेनिज्म छोटा छोटा का भी 2-3 लेक्चर ही हुआ है, उसको रिवाइज कर लेना लोग, ठीक है? समझ में आया ना? हाँ। अब देखो थोड़ा सा और यहाँ पे बताते हैं। अब दो चीज होता है, एक होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। मतलब क्या होता है इसका? अच्छा, रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट देखो, एक होता है मेन, हम लोग का होता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट होता है जो कि क्या करता है, जो मिल के अपना जो मेन कंपाउंड हो गया जिस पे रिएक्शन कराना है, और उसमें रिएक्शन कराने के लिए कुछ हम लोग को उससे सबस्ट्रेट से हम लोग को प्रोडक्ट बनाना होता है। लेकिन सबस्ट्रेट से डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बन सकता है, उसको बाहर से कुछ और उसमें कंपाउंड डालना पड़ता है, कुछ और उसमें चीज डालना पड़ता है ताकि रिएक्शन हो पाए। तो जो एक्स्ट्रा चीज डालते हैं उसको बदलने के लिए, काम करने के लिए, तो उसको रिएजेंट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ ब्रोमीन रिएजेंट हो गया, ठीक है? यहाँ मेरे साथ सब लिखा हुआ है कि यहाँ इन जनरल मॉलिक्यूल व्हिच कार्बन इज इन्वॉल्वड इन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट एंड अदर इज कॉल्ड रिएजेंट। तो जो मेनली कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा रहता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, और जो अलग बच जाता है उसको रिएजेंट बोल देते हैं, ठीक है? हाँ। तो एक होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं? नहीं मालूम। देखो लोग यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है। अब हम लोग को रिएक्शन समझना है कि रिएक्शन कैसे कैसे स्टार्ट होता है। तो रिएक्शन के स्टार्टिंग को हम लोग के पास कितना तरह का कंपाउंड रह रहा है बताओ? दो चीज रह रहा है ना? क्या क्या रह रहा है रिएक्शन के स्टार्टिंग में? एक रहता है सबस्ट्रेट और दूसरा रहता है रिएजेंट, और अंत में बनता है प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। तो सिंपल सी बात है, देखो और ये बताया गया कि रिएजेंट जो रहता है वही अटैक करता है और काम चालू करता है। मेनली मान लो रिएजेंट अटैक करता है, कभी कभी ये कार्बन जो सबस्ट्रेट होता है वो भी अटैकिंग मोड में रहता है, लेकिन आदमी मान के चलता है कि रिएजेंट डाला है अटैक करने या करवाने के लिए, ठीक है? उस पर अटैक हो जाए या वो खुद कर दे। रिएजेंट या उसमें अटैक कहाँ होता है? तो रिएक्टिव साइट पे, कि सबस्ट्रेट के पास कुछ रिएक्टिव साइट होगा, उसके रिएक्टिव साइट पे रिएजेंट क्या करता है? अटैक करता है। रिएक्टिव साइट में भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, और वो क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन कैसा? एक डिफिशिएंट हो सकता है और एक के पास इलेक्ट्रॉन पूरा अबंडेंट रह सकता है, प्रचुर रह सकता है। दो चीज हो सकता है। क्या हो रहा है देखो बताते हैं, यहाँ पे ध्यान देना लोग। हम लोग अभी देखें लोग कि हमारे पास रहता है सबस्ट्रेट और रहता है रिएजेंट, मिलकर बनाता है प्रोडक्ट और साथ में बनाता है बाई प्रोडक्ट। ये अपना सबस्ट्रेट मेन है और अपना प्रोडक्ट भी मेन है।
इस सबस्ट्रेट से हम लोग प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, सीधे नहीं बन सकता है, तो ये आपके हेल्प किया रिएजेंट, और जब हेल्प किया तो जो चाहते हैं वो भी नहीं बना, उसके अलावा कुछ फालतू का ही बन गया। ये फालतू का है, ये अपना बाई प्रोडक्ट फालतू है, हम चाहते नहीं थे लेकिन बन गया, समझ में आया ना। तो ये हेल्प करने के लिए है और ये फालतू बन रहा है, मतलब है अपने को सबस्ट्रेट से और प्रोडक्ट से, मेन मतलब इन्हीं से रहेगा कि सबस्ट्रेट हमारे पास है, इसको हमको प्रोडक्ट में बदलना है, ऐसे ही नहीं बदल सकता है तो रिएजेंट का यूज किए, हेल्प है कर रहा है, और जब प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट के अलावा भी कुछ और बन सकता है जिसको बाई प्रोडक्ट बोलेंगे, बात खत्म इतना। अब बात क्या है यहाँ पे, अभी बता रहे हैं कि रिएजेंट रिएक्शन स्टार्ट करता है, हमारे पास दो चीज रहेगा, सबस्ट्रेट रहेगा और रिएजेंट रहेगा, सबस्ट्रेट रहेगा और रिएजेंट रहेगा, और रिएजेंट क्या करेगा, वो अटैक करना चालू करेगा। तो सबस्ट्रेट के पास रिएक्टिव साइट रहेगा, सबस्ट्रेट के पास क्या रहेगा, रिएक्टिव साइट रहेगा, मतलब उसके पास कुछ ऐसा ऐसा चीज रहेगा जिसपे कोई आके अटैक कर सकता है, समझ रहा है मेरा बात, बताएंगे कैसा कैसा रिएक्टिव साइट होता है। जैसे कि पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड एक तरह का रिएक्टिव साइट है, एक तरह का ये रिएक्टिव साइट है। लोन पेयर होता है, एक तरह का रिएक्टिव साइट है, ये पाई बॉन्ड हो गया, लोन पेयर हो गया, रिएक्टिव साइट है। इसको खोजता है, कौन खोजेगा, कोई खोजेगा, बताएंगे कौन खोजेगा, हाँ रिएजेंट खोजेगा। रिएजेंट में कौन सा रिएजेंट होता है, कैसा होता है, वो भी बताएंगे। तो आप इसको खोजता है, तो कभी कभी अब ये है, ये इलेक्ट्रॉन इफिशियंट है, जो पाई बॉन्ड है या लोन पेयर है, पाई बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन रहता है पूरा खुला खुला, और जो लोन पेयर उसके पास भी प्रचुर इलेक्ट्रॉन रहता है, कमी नहीं रहता है। तो इस का मतलब इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा रहता है, इन लोग के पास कोई दिक्कत नहीं रहता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इस वक्त को बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है, तो इसको कौन इस पे आके अटैक करेगा, तो कोई प्लस वाला होगा, कोई प्लस वाला घूमते फिरते आएगा, इलेक्ट्रॉन खोजने, तो उसको देखेगा कि अच्छा अच्छा मिल गया, पाई बॉन्ड मिल गया, रुको तुम पे अटैक करते हैं, समझ में आ रहा है मेरी बात ना। पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन रहता है, पाई बॉन्ड में लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा रहता है, जैसे कि क्लोरीन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तीन तीन को लोन पेयर रखे हुए है, कोई प्लस वाला खोजते खोजते आएगा, देखेगा अच्छा ये तो मेरे काम का चीज है, इलेक्ट्रॉन, तुरंत इस पे अटैक कर देगा। यही सब काम होने वाला है, मजा आने वाला है रिएक्शन में। यही सब होता है कि आएगा कोई अटैक करेगा, कोई छोड़ देगा, ये सब चीज चलते रहता है, यही सब रिएक्शन में चलेगा। तो दो चीज होता है, तो या तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रहेगा, जैसे कि ये बताएं पाई बॉन्ड हो गया, ये हो गया, इस सब के पास इलेक्ट्रॉन है। अब एग्जाम्पल के और मान यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि आपने पहले ही एग्जाम्पल लिए थे CH3Cl, तो Cl के पास हम लोग को पता है कि निगेटिव है और कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर घसका रहता है। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, पोलर है ना। तो ये रिएक्टिव साइट बन गया है, ये एक रिएक्टिव साइट बन गया है, ये भी एक रिएक्टिव साइट बन गया है। तो ये प्लस वाला पे कौन अटैक करेगा, कोई माइनस वाला आएगा और ये कार्बन के प्लस वाला पे अटैक कर सकता है। स्क्रीन दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे प्लस भी बन गया है, प्लस का भी सेंटर बन गया है और माइनस का भी सेंटर बन गया है। तो जब यहाँ पे प्लस का सेंटर बन गया है, यहाँ माइनस का सेंटर बन गया है, तो कोई अलग से मान लेते हैं रिएजेंट है कोई, अब रिएजेंट है और वो चाहता है कि मेरे को प्लस का सेंटर मिले, तो जाकर तुरंत इस पे अटैक कर देगा। कोई रिएजेंट मान लेते एक्स था, कोई रिएजेंट है अपने पास वाई, खोज रहा है कि उनको माइनस का सेंटर चाहिए, तो वो जाके इस पे अटैक कर देगा, कर सकता है ना। हाँ, तो वही बात है। तो रिएजेंट वाई, अच्छा यही समझ सकता है लोग कि रिएजेंट वाई जो है अगर माइनस पे अटैक कर रहा है, तो सिंपल सा बात है, इसके पास कौन सा चार्ज हो रहा होगा, पॉजिटिव, तभी तो माइनस से अट्रैक्ट हो रहा है। और ये रिएजेंट एक्स जो है वो अगर इसके पास जा रहा है तो इसके पास कौन सा चार्ज हो रहा होगा, माइनस। यही सब कल इसीलिए हम बता रहे थे कि यही सब चीज चलने वाला है, पॉजिटिव निगेटिव, एनर्जी का कम, एनर्जी का ज्यादा। ये अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, तो अट्रैक्ट होने से एनर्जी कम होता है। हम बताए थे कि अपोजिट चार्ज जब अट्रैक्ट होता है, पास आता है तो एनर्जी कम होता है, और सेम चार्ज दूर जाता है तो उससे एनर्जी कम होता है। ये चीज हम बताए थे कल भी, यही चीज यहाँ पे हो रहा है। तो देखो, तो द रिएजेंट दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द रिएक्टिव साइट इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोफाइल, NU, दैट इज न्यूक्लियस सीकिंग। तो न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, रिएजेंट का प्रकार होता है। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल इन रिएजेंट का प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है, रिएजेंट, सबस्ट्रेट नहीं, रिएजेंट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो 2-3 चीज लिखते हैं, इसके बारे में पढ़ा के आज का लेक्चर समाप्त किया जाएगा। न्यूक्लियोफाइल
एनयू लिख देते हैं, एनयू एंड इलेक्ट्रोफाइल ईयू आर टाइप्स ऑफ, क्या है, आर टाइप्स ऑफ reagents. reagents. अगला स्टेटमेंट, एनयू आर पॉजिटिव सेंटर सीकिंग। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है, तुम लोग को पता चल रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक है। फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्ट होना। फिलिक का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट होना। दो चीज होता है, एक होता है फोबिक, एक होता है फिलिक। तो किसी को बोलता है कि मेरे को फोबिया है, तो फोबिया मतलब वो क्या हो रहा है, उससे डर। और फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्ट होना है, तो उसके प्रति वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, पॉजिटिव सेंटर सीकिंग है, मतलब कि वो पॉजिटिव सेंटर को क्या करता है, पॉजिटिव सेंटर पर अट्रैक्ट होता है, वो पॉजिटिव सेंटर खोजता है। ठीक है, तो न्यूक्लियो एनयू आर पॉजिटिव सेंटर सीकिंग, मतलब कि पॉजिटिव सेंटर लविंग लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आएगा। तो पॉजिटिव सेंटर पे ये जाना चाहता है, तो हम लोग और क्या बोलते हैं, अगर ये पॉजिटिव सेंटर पे खुद जाना चाहता है तो एनयू कैसा होगा, खुद में कैसा होगा, ये एनयू आर इटसेल्फ नेगेटिव, इटसेल्फ ये नेगेटिव होगा, अपने आप में नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव सेंटर पे जाना चाह रहा है। अगला पॉइंट, ईयू इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो क्या होता है, कौन सा सेंटर सीक करता है, नेगेटिव सेंटर सीकिंग। तो ईयू आर नेगेटिव सेंटर सीकिंग या लविंग लिख देते हैं, ये नेगेटिव सेंटर को खोजना चाहता है। तो इटसेल्फ में ये क्या होगा, पॉजिटिव। यू आर इटसेल्फ पॉजिटिव। सिंपल सी बात, समझ आया, इतना बात की दिक्कत है इसमें कुछ नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। हाँ, तो यहाँ पे आके अब हम लोग अपना एग्जांपल में देखते हैं लोग इसको। यहाँ पे बताओ, रिएजेंट एक्स है और रिएजेंट वाई है, कौन न्यूक्लियोफिलिक है और कौन इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक है, बताओ तुरंत। न्यूक्लियोफिलिक है वाई और इलेक्ट्रोफिलिक है एक्स। न्यूक्लियोफिलिक क्या खोजता है, एक मिनट देखो लोग, न्यूक्लियोफिलिक क्या खोजता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटर सीकिंग। तो कौन पॉजिटिव खोज रहा है इसमें, एक्स की वाई, एक्स, एक्स। तो ये न्यूक्लियो हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियस की तरफ जाना चाह रहा है, पॉजिटिव की तरफ जाना चाह रहा है। न्यूक्लियस में क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन रहता है, उससे कंपैरिजन करो कि न्यूक्लियोफिलिक जो है न्यूक्लियस की तरफ जाना चाह रहा है, और अपने आप में ये क्या है, देख लो आर एक्स नेगेटिव है कि नहीं। हाँ, और ये है अपना इलेक्ट्रोफाइल, इटसेल्फ ये नेगेटिव के पास जाना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन लेविंग है, और अपने आप में ये क्या है, पॉजिटिव है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। तो देखो यही बोल रहा है कि ए रिएजेंट दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द रिएक्टिव साइट इज ए न्यूक्लियोफाइल, इज ए न्यूक्लियोफाइल NU that is nucleus seeking, and the reaction is that called nucleophilic. A reagent that takes away an electron pair from reactive site is called electrophilic or electron seeking and are termed as electrophilic. ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे। समझ में आया ना। हाँ, ये दो चीज हो गए यहाँ पे। तो रिएजेंट दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द रिएक्टिव साइट, उसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक बोलेंगे, दैट इज न्यूक्लियस सीकिंग। तो न्यूक्लियोफिलिक है और न्यूक्लियस सीकिंग होता है, और जो दूसरा होता है वो इलेक्ट्रॉन सीकिंग होता है, इलेक्ट्रॉन को खोजता है, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, इतना हम लोग को, अब इतना काफी है ना इसके लिए। हाँ, इतना समझ लो, क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म है, हम बार बार कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज चल रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे हम लोग का आगे का चलेगा और आगे का समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना, ये चीज है। जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक बता रहे थे, देखो यहाँ एग्जाम्पल से देख सकता है लोग, HS माइनस ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स है, न्यूक्लियस चाह रहा है, और अपने में ये क्या है, अपने आप में निगेटिव है, और ये कोई पॉजिटिव को खोजने जा रहा है, अपने आप में निगेटिव है ना। हाँ, ये सब चीज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। नहीं, ठीक है। तो आराम से याद करना लोग, जो बोले हैं उसको देख लेना लोग, कल थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेंगे और पूछेंगे।